प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, इस पुस्तकों के रचयिता। आप लोगों से ज्योग्राफी जो हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, विशेष करके आपको हिम नदी, स्थलाकृति, ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स और टोपोग्राफी जिसके बारे में बताए थे, उसका हम आगे शेष भाग जो है अगले भाग को बतला रहे हैं। इसमें मैंने आपको बतलाए थे कि कोई भी जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वह दो तरह के बनते हैं। एक इरोजनल लैंडफॉर्म्स है और दूसरा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो होता है अपर्दनात्मक लैंडफॉर्म्स होते हैं, जो अपर्दन क्रियाओं के द्वारा होता है। इसमें जो है हम ग्लेशियर के बारे में पढ़ते हैं, हिमनद के बारे में पढ़ते हैं। तो हिमनद के द्वारा जो अपर्दन होते हैं, इरोजन होते हैं, और उस अपर्दन और इरोजन से जो स्थलाकृति जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। आपको जिसको हम लोग कहते हैं अपर्दनात्मक स्थल रूप कहते हैं, स्थलाकृति कहते हैं। और दूसरा जो होता है डिपोजिशनल होता है, जिसको निक्षेपात्मक कहते हैं। जहाँ कटाव होगा, कटाव को अपर्दन कहेंगे। जहाँ जमाव होगा उसको डिपोजिशन कहेंगे, हिंदी में उसको निक्षेप कहेंगे। निक्षेपात्मक स्थलाकृति और अपर्दनात्मक स्थलाकृति। तो पिछले क्लास में मैंने अपर्दनात्मक स्थलाकृति के बारे में बताया था, उसका काफ़ी विस्तार में है। तो मैं दूसरा वीडियो इसी का बतला रहा हूँ कि अपर्दनात्मक का शेष भाग के बारे में आज बतलाने जा रहा हूँ। आप लोगों को मैं एक एक चित्र बना करके भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोगों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी विषय वस्तु को मैं पढ़ा रहा हूँ उस सब का PDF और एवं चित्र सभी आपके लिंक आपके वीडियो में डाला हुआ है। आप लोग जरूर उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसको बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। अपने मित्रों को जरूर कहेंगे कि भाई इसको पढ़ो, और जहाँ भी कोई प्रश्न हो उसको आप पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। आइए, अपर्दनात्मक स्थलाकृति जो है लैंडफॉर्म जो है हिमनद के द्वारा जो बनाया जाता है। हिमनद जो है बर्फ के जो कई 100 किलोमीटर तक फैली जो बर्फ की चादर है, और वह चादर धीरे धीरे खिसकती है। तो उसके जो निचले तलहटी में निचले जो लेयर है, जो स्तर है, उसमें बहुत सारे रेगमाल की तरह वह आपको अपर्दन का कार्य करते हैं, जो रॉक पर वो खींचते रहते हैं, और उसी तरह से अपर्दनात्मक स्थलाकृति का निर्माण होता है। जब वही जमाव होता है कहीं तो वह डिपोजिशनल होता है। तो आइए अपर्दनात्मक स्थलाकृति के बारे में मैं बताऊं। सबसे इसमें आज शुरुआत कर रहे हैं श्रृंग एवं पूंछ, जिसको हम क्रैग एवं टेल कहते हैं। क्रैग एवं टेल कहते हैं। देखिए, यह जो है ग्रीवा है, यह जो है आपको ग्रीवा है, यह ज्वालामुखी प्लग है। इसको जो है आपको बेसाल्ट का बना हुआ है। यह कठोर है, यह काफ़ी कठोर है। इसको आप ध्यान देते रखेंगे, यह बहुत कठोर है। और यह हिमनद की दिशा इधर से यह बह रही है, हिमनद इधर से आ रही है। यह इसको आपको इधर जो आपको इस पर टकराहट से इस पर जो जमी हुई जो आपके मिट्टी वगैरह सब जो होती है, नरम मिट्टी वगैरह, उसका अपर्दन करती है। जब यह हिमनद इसको पार करके या ग्रीवा को बेसाल्ट के जो या ज्वालामुखी का प्लग या ग्रीवा है उसको पार करती है, तो यह जो है डिपोजिशन करती हुई है, यह पूंछ की तरह दिखाई पड़ती है और बड़ी लंबी होती है। और यह जो है इसको हम लोग पूंछ कहते हैं। और यह जो है आपको इसको हम श्रृंग कहते हैं, जिसको क्रैग कहते हैं, और इसको जो है हम लोग पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। वह जो है टेल कहते हैं। और यह जो है आपको ध्यान देना पड़े, इसीलिए इसका नाम है श्रृंग एवं पूंछ। या श्रृंग हो गया या पूंछ हो गया, जो पूंछ की तरह दिखाई पड़ती है, टेल की तरह दिखाई पड़ती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे।
इसका उदाहरण इंग्लैंड में एडिनबरा की कैसल रॉक है, कैसल रॉक इसको कहा जाता है। यह उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमस झील है, ग्लेशिएटेड लेक्स है। या ग्लेशिएटेड लेक्स जो है आपको ग्लेशिएटेड लेक है हिमानी द्वारा अपर्दन क्रिया के परिणाम स्वरूप चट्टानी धारात में उंगलियों के रूप वाली पतली और लंबी झील जो फिंगर से लेक्स की एक श्रृंखला सी बनाती है, उसको हम लोग हिमस झील ग्लेशिएटेड लेक्स कहते हैं। इसकी उदाहरण जो है महान झील जिसको कहते हैं, उत्तर अमेरिका की बृहद झीलें हैं, महान झीलें हैं, वह इसकी बेहतर एग्जाम्पल है, बेहतर उदाहरण है। आपको मैं कई बार बताया हूँ, इसको कई बार बताया हूँ कि आपको उदाहरण जो है वो पूछता है, इसलिए उदाहरण को आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे आपको यहाँ देखिए हिमज और रियल झीलें भी इसको कहा जाता है। यहाँ देखिए यह लेक्स है, यह लेक्स है। इस चित्र को आप देखिए, हिमज और रियल झीलें हैं। मैं उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें हिमस झीलों का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। यह महान झीलें हैं जिसको बृहद झीलें कहते हैं, महान झीलें हैं जिसको बृहद झीलें कहते हैं। वह जो है सुपीरियर झील यहाँ है, यहाँ पर मिशिगन झील है, यहाँ पर ईरी झील है, ओंटारियो झील है, या ओंटारियो झील है, या ओंटारियो झील है, और यह हुरन झील है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 झील जो है महान झील कहलाता है, बृहद झील कहलाता है। अमेरिका में उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें हैं। यह हिमस झील का बहुत बेहतर उदाहरण है, यह बार बार पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नुनाटक है, नुनाटक जो शब्द है या जो शब्द की अगर व्युत्पत्ति में जाएंगे तो ग्रीनलैंड में जो उभरे हुए टीलों के रूप में जो पाए जाते हैं, उभरे हुए टीलों को नुनाटक कहा जाता है। वह शब्द जो है आपको ग्रीनलैंड से यह नुनाटक शब्द अब ज्योग्राफी में आ गया है और सब जगह इसका उपयोग हो रहा है। या हिमाच्छादित प्रदेशों में उभरे हुए चट्टानी टीले के रूप में जो होते हैं और चोटियों जो होते हैं उसको हम लोग नुनाटक कहते हैं। यह नुनाटक जो है आपको अंटार्कटिका में काफ़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, अंटार्कटिका में यह काफ़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हिम सोपान है। हिम सोपान जो होता है ग्लेशियल स्टेयरवेज होते हैं, ग्लेशियल स्टेयरवेज देखिए आपका क्या है, यहाँ से जो है आपका स्टेयरवेज में सीढ़ियाँ के रूप में है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, फिर ऐसे देख रहे होंगे, फिर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हिम सोपान कहते हैं। हिम मीन्स आपका बर्फ का जो क्षेत्र होता है, हिम बर्फ को कहा जाता है, और सोपान मीन्स जो सीढ़ी होता है, ठीक है ना, तो उसको सीढ़ी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो संरचना देख रहे हैं ये पैटरनोस्टर झील है, यहाँ पर ही पैटरनोस्टर झील है, ये भी पैटरनोस्टर झील है। और इसमें होता क्या है, मुख्य हिम नदी की सहायक हिम नदियाँ कितनी बार अपनी अपर्दन क्रिया के द्वारा ये सीढ़ी नुमा आकार के बना लेते हैं। या सीढ़ी नुमा देखिए, या जैसे अगर इधर से चलते थे यहाँ यहाँ यहाँ, ये सीढ़ी नुमा आकार के बनाते हैं और यह बहुत बृहत होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जिससे इसीलिए इसको कहते हैं बृहदाकार, इसको कहते हैं सोपान कहते हैं, सीढ़ी कहते हैं। और यह जो है जिएंट स्टेयर वे भी कहते हैं, साइक्लोपियन स्टेयर्स बार बार पूछा जाता है। लोग साइक्लोपियन स्टेयर्स से समझ जाते हैं कि यह जो है प्रश्न जो है आपको मौसम विज्ञान, मौसम ज्योग्राफी से है आपको, लेकिन यह जो है आपको मुख्य रूप से यह हिमनद से जुड़ा हुआ है। और साइक्लोपियन स्टेयर्स इसको कहा जाता है, जिएंट स्टेयर्स कहा जाता है। दैत्याकार है, इसको जो है दैत्याकार जो है, हाँ दैत्याकार जो है वह दैत्याकार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है आपको
आपको दैत्याकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दैत्य लोग जिस तरह से सीढ़ी पर चढ़ते हैं बड़े बड़े सीढ़ी पर, उसी तरह से इसलिए इसको दैत्याकार कहा जाता है। ये साधारण नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। आपको इसकी जो सीढ़ीनुमा कटाव को चट्टानी ढाल रॉक फैशन कहते हैं। ये भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, या जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हिम सोपान के बाद आपको मैं आगे आ रहा हूँ फियोर्ड। फियोर्ड जो होते हैं उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को फियोर्ड कहा जाता है। हिमानीकृत घाटियों को जो है फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक तरह का तट तथा किनारा होता है। फियोर्ड के पास स्थल की ओर अधिक गहरा होता है। एक्चुअली आप देखते हैं कि जहाँ पर हिम जो है आच्छादित जो सागर है उसमें क्या होता है, यह तट के किनारे जो होता है गहरा ज़्यादा होता है। कुछ दूर पर जा करके यह उछला हो जाता है, छिछला हो जाता है, फिर वह गहरा हो जाता है। तो इसीलिए उस क्षेत्र को चौखट्टा कहते हैं, थ्रेशोल्ड। चौखट्टा जो है आपको जो है थ्रेशोल्ड इसलिए कहा जाता है कि किनारे में गहरा होता है, फिर कुछ दूरी पर जाकर के गहरा हो जाता है, बीच में जो उथला भाग होता है, छिछला भाग होता है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड कहते हैं। यह जो है कहलाता फियोर्ड कहलाता है। आपको इसकी संख्याएं जो है न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए एक चित्र के द्वारा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यह जो है आपको ग्लेस ये आपका बहाव है, यहाँ भी बहाव है आप देख रहे हैं। यह आपको यहाँ पर जो गिरती है यह लटकती घाटी, तो लटकती घाटी का आधार है, इसी में गिरती है। और यह जो है फियोर्ड का चौखटा है, यह फियोर्ड का चौखटा है। और तीव्र से दीवार फियोर्ड का चौखटा है, यह जो है यहाँ से यहाँ तक चौखटा है। और ये लटकती घाटी का आधार है, और यह फियोर्ड पूरा संरचना करता है। इसी में यहाँ पर जो है आपको क्या है कि गहरा ज़्यादा होता है, फिर आपको क्या होता है उछला होता है, और फिर गहरा सागर में गहरा हो जाता है। तो यह जो है फियोर्ड का चौखटा कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपका फियोर्ड समझ जाएंगे। मैं बार बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि फियोर्ड से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, फियोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। या अगर आप रिवर टोपोग्राफी पढ़ेंगे, रिवर नदी से बनी हुई स्थलाकृति पढ़ेंगे, या सागर से बनी हुई स्थलाकृति पढ़ेंगे, या हिमनद से की स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, उस तीनों में यह फियोर्ड शब्द आता है। इसलिए फियोर्ड को बार बार पूछा जाता है। इसको फिर से आप समझने की कोशिश करेंगे। उच्च अक्षांशों के जलमग्न हिमानीकृत घाटियों को, जो घाटी होते हैं, घाटी इसीलिए जलमग्न जो घाटियाँ होते हैं उसको फियोर्ड कहा जाता है। फियोर्ड एक तरह का तट तथा किनारा होता है। यह तट होता है और किनारा होता है, और यह जो होता है फियोर्ड किनारे के पास स्थल की ओर जो होता है अधिक गहरा होता है। मैंने आपको बताया है कि यह सागर से जो जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ पर हिम का आवरण होता है, वह शुरू में गहरा होता है, तट से की ओर जो होता है गहरा होता है, फिर कुछ दूर के बाद उथला हो जाता है और ऊंचा रहता है, और यह जो है छिछला भी कह सकते हैं उसको, और फिर जो है सागर में गहराई में होता है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, सागर की ओर कुछ दूर जाने पर उथला हो जाता है, और इसके बाद सागर पुनः गहरा होने लगता है। इस तरह के फियोर्ड तथा सागर के मध्य उथला भाग होता है, जिसे फियोर्ड का चौखटा कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। मेंस किनारे के पास गहरा होता है, फिर कुछ दूरी के बाद वह छिछला होता है, उथला होता है, और फिर सागर में गहरा हो जाता है। इस उथले भाग को, छिछले भाग को आपको हम लोग कहते हैं चौखटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह किनारा है, यह आपका किनारा है, तो यह किनारा इतना दूर जो होता है गहरा होता है। इसको देख लीजिए, गहरा होता है, यह गहरा होता है, और फिर जो है यह जो है आपका यह जो है
आपका उथला हो जाता है, उथला, यह उथला हो जाता है या उथला हो जाता है, और या छिछला कह सकते हैं, या इसको हम लोग छिछला भी कह सकते हैं, या छिछला या उथला हो जाता, उथला या छिछला इसको कह सकते हैं, और फिर यह गहरा हो जाता है। तो यह जो भाग है, यह जो भाग अभी हमने बनाया है, यही थ्रेशोल्ड कहा जाता है। यह तट है, यह तट है, और यह जो है आपका सागर है, यह सागर है। तो आपका आप समझ गए होंगे, यह जो तट है और यह सागर है। सागर के तट के किनारे गहरा होता है, और यह जो उथला भाग है, छिछला भाग है, इसी को हम लोग आपको चौखट्टा कहते हैं, फ्योर्ड का चौखट्टा कहते हैं। इसी को हम लोग फ्योर्ड का चौखट्टा कहते हैं, फ्योर्ड का चौखट्टा कहते हैं, जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, यह तट है, तट के बगल में गहरा होता है, फिर उछला और छिछला जिसको हम कहते हैं, और यह जो होता है गहरा होता है, यह फ्योर्ड का चौखट्टा कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। यह बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आगे आ रहा हूँ। निक्षेपात्मक स्थलाकृति में इरोजनल का मैं यही समाप्ति कर रहा हूँ। अब निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो होते हैं में पहला हिमोर है। हिमोर जो होता है, हिमनद अपने साथ बहुत सारे बारीक कण, हिमोर जो है अपने साथ बहुत सारे बारीक कण को वह ढो के ले चलता है। उसमें बड़े बड़े कण भी रहते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स, क्ले वगैरह सब रहते हैं, और वह जो है उसका जब वह कहीं निक्षेप करता है, कहीं वह डिपोजिशन करता है, कहीं उसका जमाव करता है, तो उसको हम लोग उस पदार्थ का जिसका निक्षेपण होता है उसको हम लोग मोरेन कहते हैं, उसको हिमोर कहते हैं। इसमें टिल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। इसको आपको ध्यान, यह प्रश्न पूछा जाता है, हिमोर में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है, तो टिल की मात्रा होती है। मैं एक चित्र के द्वारा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, हिम का बहाव आ रहा है, हिम का बहाव आ रहा है। आपको बता देते हैं कि हिम का जो बहाव जब यह पानी रूप में होने लगता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब पहाड़ पर से आता है, और पहाड़ से आने के बाद जब वह पहाड़ के पद चिन्हों पर मन से फुट हिल्स पर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह पानी के रूप में हिम जो है, हिम का जो आवरण होता है वह पानी के रूप में पिघलने लगता है। जब पानी के रूप में पिघलता है तो उसके साथ जो कंकर, पत्थर, बोल्डर्स, क्ले, टील, ये सब जो आते हैं वह जो है सो जमने का काम करते हैं, और पानी जो है, जो पानी बनता है वो पानी का बहाव नदियों के द्वारा होता है, और इसका जो है कई जगहों पर निक्षेप हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। और यह डिपोजिशन क्योंकि वह बर्फ नहीं है, वह पानी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस पानी के परिवर्तन, हिम का पानी के परिवर्तन, और उसमें जो पदार्थ जो अभी तक ढोए गए हैं वह पदार्थ को ही हम हिमोर कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, मोरेंस कहते हैं। तो मोरेंस या जो हिम का जो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पर जो एक किनारे वाला है उसको पार्श्विक, लेटरल मोरेंस कहते हैं, या अंतिम है। अंतिम हिमोर के बाद यह पानी बन जाता है, तो यह अंतिम हिमोर है, जिसको टर्मिनेट करना मीन्स खत्म होना, मीन्स पानी के रूप में परिवर्तन हो जाना, इसको अंतिम हिमोर कहते हैं। और यह मेडियल मोरेन कहलाता है, मध्यस्थ हिमोर कहलाता है। तो हिमोर जो है वह जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्लास में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में आपको विस्तार में बतलाएंगे। आप लोगों से मेरा बार बार निवेदन है कि PDF फाइल को जरूर देखिए, जिससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग देखेंगे, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, और आप जो हैं
सो हमारे जो करंट के बारे में हम लोग एवरीडे दे रहे हैं, उसको आप जरूर देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद।